इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस के कैलकुलेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अप्रोच है जिसे हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक है, और इस मिरर सिमेट्री के अंदर हमारे पास जो नेटवर्क ऑफ रेजिस्टेंस होगा उसके एक पार्ट को जो ऑब्जेक्ट बोलता हूँ, तो जो दूसरा पार्ट होगा वो उसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, और यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं सिमेट्री को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, यानी कि क्लासीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, और डिवीज़न किस तरीके से रहेगा पहला आप वो देख लीजिए। मान लेते हैं कि ये ए और ये बी है, और ए और बी के बीच में मेरे को इक्विवेलेंट चाहिए, और जो सिमेट्री देखने को मिल रही है वो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलावा मिल रही है। वाइट कलर में जो मैंने दिखा ना, ये पार्ट रही, यानी इधर के अंदर सपोज यहाँ कुछ रहेगा तो बिल्कुल इसका आइडेंटिकल पार्ट नीचे देखने को मिलेगा। इस आप ऑब्जेक्ट मानोगे तो ये इमेज का काम करेगा, और इसे ऑब्जेक्ट मान लोगे तो ये इमेज का काम करेगा। एक कैटेगरी ये हो गई। दूसरी कैटेगरी में इस तरीके से डिवाइड कर रहा हूँ, ये मेरे पास ए और बी है, और जो सिमेट्री वाली लाइन है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है। इस तरीके से कुछ है, यानी कि इधर का पार्ट और इधर का पार्ट एक जैसा रहेगा। इसे आप ऑब्जेक्ट मानोगे तो ये इमेज रहेगा। तो इस तरीके से जो हमारी सिमेट्री, इसको मैं दो पार्ट में क्लासीफाई कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात आपको? तो दोनों पार्ट में हमारा सॉल्व करने के लिए या जो हम कुछ स्टेप परफॉर्म करेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, इसलिए इस बात का ध्यान देना सबसे पहले ज़रूरी है कि कौन सी सिमेट्री हमारे प्रॉब्लम के अंदर है। ठीक है, अब कौन से स्टेप आप परफॉर्म कर सकते हो, हम उस पर आ रहे हैं। सबसे पहले इस टाइप की सिचुएशन है, ये मेरे पास ए, ये बी, और ये हमारे पास ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन जो कि सिमेट्री लाइन है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो सिमेट्री लाइन इस तरीके से है और हमारा एक रेजिस्टेंस सपोज इस तरीके से आ रहा है, यानी कि उस रेजिस्टेंस का आधा पार्ट ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, आधा पार्ट इमेज की तरह बिहेव कर रहा है। मोर इम्पोर्टेंट आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो कि ये वो रेजिस्टेंस है जो बेसिकली इसका आधा सेगमेंट, ये इसका बोल सकते हो ये ऑब्जेक्ट वाले पार्ट का भी हिस्सा है और इमेज वाले पार्ट का भी हिस्सा है। इसकी पोजीशनिंग थोड़ी देख लेना। इसका एक टर्मिनल ऑब्जेक्ट की तरफ रहेगा और दूसरा टर्मिनल कम्प्लीटली आपके पास इमेज की तरफ रहेगा। ये सिचुएशन रहेगी। तो ऐसे केसेस में ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन है ना, ऐसे में आप इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हो। ए बी, ये वाला रेजिस्टेंस हटाओगे तो यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा। तो ये आपको करने की या फिर ये स्टेप परफॉर्म करने की आज़ादी है। सिमिलरली यदि मैं दूसरे वाले ये सिमेट्री में बात करूँगा तो यहाँ पे ये मेरे पास ए बी और सिमेट्री लाइन कुछ ऐसे रहेगी, ए और बी के परपेंडिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरीके से आ रहा है कि ये रेजिस्टेंस पूरा ही सिमेट्री लाइन पे लाई कर रहा है। देखिए, इसका ऐसा नहीं कि एक टर्मिनल ऑब्जेक्ट का हिस्सा है, दूसरी टर्मिनल इमेज का हिस्सा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। दोनों टर्मिनल आपके पास ऑब्जेक्ट और इमेज के हिस्से कंप्लीटली लाई कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हटा सकते हो। ए बी, तो ये वाला पार्ट ऐसा है कि यहाँ से ओपन सर्किट हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये हमारे पास सिचुएशन रहेगी। अच्छा, क्या नहीं करना मैं वो बता देता हूँ कि भाई ये वाली सिमेट्री, यानी कि यहाँ सिमेट्री लाइन, यहाँ पे आप देखते हो तो सिमेट्री लाइन के परपेंडिकुलर रेजिस्टेंस आने पे उड़ा रहे हैं, उसको सिंपली अपन रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे सिमेट्री लाइन के ऊपर कम्प्लीटली लाई करेगा तभी रिमूव करेंगे। ठीक है, दोनों के स्टेप थोड़े डिफरेंट है, और आप अच्छे से देखते हो तो भाई यहाँ पे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो ये स्टेप अपोजिट आने ही थे। दूसरा अब इम्पोर्टेंट डिफरेंस देखते हैं,
ठीक, एक स्टेप तो पता लग गया दोनों में क्या डिफरेंस है। दूसरे स्टेप की बात करते हैं, ठीक है। दूसरे स्टेप के अंदर यहाँ पे हम ऐसी बातें करेंगे। ये देखिए सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूँ मैं। ए बी और हमारी सिमेट्री लाइन ए और बी से पास हो रही है। ऐसे केसेस में आप यहाँ पे सर्किट को फोल्ड कर सकते हो। अब सर्किट को क्या कर सकते हो, अब सर्किट को फोल्ड कर सकते हो। किसके अबाउट फोल्ड करोगे, सिमेट्री लाइन के अबाउट, यानी कि अबाउट ए बी बोल देता हूँ। ए और बी के अबाउट आप सर्किट को फोल्ड कर सकते हो। फोल्ड करोगे तो सपोज ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वाला पार्ट है, इधर जो इमेज वाला पार्ट था ये इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, ये वाला पार्ट इसके ऊपर जाके ओवरलैप करेगा। तो जैसे ही ओवरलैप करेगा तो एक रेजिस्टेंस दूसरे, मान लेते हैं जैसे मैं यहाँ ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1 और इस R1 की इमेज यहाँ बनेगी। तो R1 के ऊपर जैसे ही R1 ओवरलैप करेगा, ओवरलैपिंग रेजिस्टेंस की वैल्यू को आधा कर देंगे। जो हमारे पास ओवरलैपिंग वाले रेजिस्टेंस होंगे उनकी वैल्यूज़ को अपन हाफ कर देंगे, उनकी वैल्यू को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो आप फोल्ड कर ही नहीं सकते, जो सेकंड सिमेट्री है ना, यहाँ पे तो आप ऐसी बातें इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसा कर दिया तो ए और बी ओवरलैप कर देंगे और ए के ऊपर बी आ जाएगा, तो दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पा गए, तो सर्किट का कोई मतलब ही नहीं बचा। यहाँ पे वो करने की आज़ादी नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दूसरी चीज़ करने की आज़ादी है और वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आराम से देखिएगा, ठीक है। ये हमारे पास है ए पॉइंट, ये हमारे पास है बी पॉइंट, और हम सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं सिमेट्री लाइन इस तरीके से जो ए और बी को ज्वाइन करने के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नेटवर्क को आप समझिए आराम से। सपोज इस तरीके से आ रहा है, ये रेजिस्टेंस R1, तो ये इसकी मिरर ब्रांच R1, यहाँ पे एक R2, तो इधर भी एक R2, यानी कि 4 रेजिस्टेंस के एक जंक्शन बना है। लेकिन आधा पार्ट सिमेट्री पे आ गया ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, कि जो मिरर ब्रांचेज है ना उनमें सेम करंट फ्लो होगी। क्या बोल रहा हूँ मैं, मिरर ब्रांच विल हैव सेम करंट। अच्छा, इस बात का क्या मतलब है वो देखिएगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, सपोज यहाँ पे I1 करंट फ्लो हुई है, तो इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर ब्रांच है वहाँ भी I1 ही फ्लो होगी, और यहाँ पे यदि I2 फ्लो हुई है तो यहाँ भी I2 ही फ्लो होगी। अच्छा, इसे हमें क्या बेनिफिट है, इसे मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला R1 अपने मिरर ब्रांच वाले से डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी जो कनेक्शन दिख रहे हैं ना वो उतने यूज़फुल नहीं है। तो फिर यही स्टेटमेंट या इसी डायग्राम को मैं ऐसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। देखना मैं कैसी बातें कर रहा हूँ। ये जो हमारे पास लाइन है, इस लाइन पे ये R1 ऐसा आके इधर गया, और जो R2 वाला है वो इधर आके इधर गया, और इन दोनों का जंक्शन एक ही जगह पे है लेकिन आपस में कनेक्शन एक तरीके से नहीं है, तो मैंने दोनों को सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग लिख दिया। आप देखिए यहाँ एक जंक्शन अलग बना दिया, ये अलग बन दिया। ऐसा करने का क्या बेनिफिट हो जाएगा, अब ये R1 और ये वाला R1 दोनों सीरीज में, और ये वाला R2 इस R2 के साथ सीरीज में। अभी सीरीज पैरेलल देखना,
आसान हो गया। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्चुअली दोनों सिमेट्री के लिए, यानी कि दो टाइप की सिमेट्री के लिए मिरर में भी दो क्लासीफाई किए, दो स्टेप मैंने दोनों में परफॉर्म करना आपको सिखा दिए। ठीक है, अब इनके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। बढ़िया है। इस प्रॉब्लम को आराम से देखिएगा। यहाँ पे ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट पूछा है। ये रहा हमारे पास प्यारा सा ए और एक ये प्यारा सा बी। ठीक है, क्या यहाँ कहीं कोई सिमेट्री जैसा दिख रहा है? बिल्कुल, एक थोड़ी सिमेट्री लाइन ड्रॉ करके देखो। ऐसे दी एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो इसके अबाउट हमारे पास सिमेट्री देखने को मिलेगी। इधर वाले पार्ट को जब ऑब्जेक्ट मानते हो तो ये वाला पार्ट इमेज हो जाएगा। और ये जो सिमेट्री लाइन है क्या है, ए बी से पास हो रही? नहीं, ए बी के परपेंडिकुलर है। ठीक है, और जब ए बी के परपेंडिकुलर होते हैं तो कौन से रेजिस्टेंस उड़ते हैं या रीजन को रिमूव करते हैं? जो आपस कंप्लीटली सिमेट्री लाइन पे लाई कर रहे हो। क्या ये वाला रेजिस्टेंस सिमेट्री लाइन पे लाई कर रहा है कंप्लीटली? नहीं, तो इसे अपन नहीं हटाएंगे। क्या सर्किट को फोल्ड करने की आज़ादी होती है? नहीं, 90 डिग्री वाला हम फोल्ड करने का स्टेप भी परफॉर्म नहीं कर सकते। अच्छा, फिर वहाँ पे जो सेकंड स्टेप मैंने बताया था, दैट मिरर ब्रांच विल हैव सेम करंट, यानी कि इधर जो करंट आ जाएगी वही करंट यहाँ जाएगी। सिमिलरली यहाँ वाली करंट यहाँ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जो चार ब्रांच का एक जंक्शन बन रहा है बड़ा सा, इसे मैं दो ब्रांच के दो जंक्शन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यही मेरा डायग्राम यहाँ पे ऐसा दिखेगा। ये आर और ये आगे वाला आर, यहाँ मेरे पास ए और यहाँ मेरे पास बी। ठीक है, एक रेजिस्टेंस हमारा ऊपर चला जाएगा, एक ये वाला, एक ये वाला। बढ़िया। और ये वाले पार्ट को मैं ऐसे थोड़ा अलग से लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ मैंने दो पार्ट अलग कहाँ किए वो देख लीजिए आप। ये वाले दोनों पॉइंट चिपके हुए थे लेकिन मैंने उनको सेपरेट कर दिया। सेपरेट करने का क्या बेनिफिट होगा? अब मैं आर इक्विवेलेंट बताने में बहुत आसानी रहेगी। सीरीज पैरेलल आराम से दूर से आपको दिख रहे हैं, पहले नहीं दिखाई दे रहे थे। मैं बोल सकता हूँ ना, ये दोनों अब सीरीज में रहेंगे, आर और आर का सीरीज ट्वाइस ऑफ आर। ठीक है, और ट्वाइस ऑफ आर, जो ट्वाइस ऑफ आर की वैल्यू है वो पैरेलल जाएगा आर के साथ, तो कितना बनेगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, तो बनेगा हमारे पास 2/3R। अभी 2/3R से ये वाला नेटवर्क की बात हो गई। इतने से पार्ट का मैंने इक्विवेलेंट निकाल लिया है। अब इसके साथ तो ये वाला आर और ये वाला आर भी सीरीज में आएगा, तो मैं डायरेक्टली प्लस का ट्वाइस ऑफ आर कर दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये कितना बनेगा? 3 × 2 6, 6 + 2 8, तो 8R/3 आ गया। और नीचे वाले दोनों आर और आर किस में चले जाएंगे? सीरीज में, तो क्या बनेगा? ट्वाइस ऑफ आर। अभी ट्वाइस ऑफ आर 8R/3 के साथ किस में चले जाएंगे? पैरेलल में। समझ में आ रही बात? वैसे इन दोनों का जो रिजल्टेंट था ना, वो मेरे पास ये वाला पार्ट था, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बताओ इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना होगा? 8R/3 + 2R/3। तो मैं लिखूँगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1, तो ये बनेगा 3/8R प्लस 1/R2, तो 1/2 ऑफ R। 8R एलसीएम आ जाएगा, क्या बन जाएगा? 3 + 4, ये बनेगा, ये आ गया 7/8R। 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ना, जो मेरा R इक्विवेलेंट है वो है 8R/7। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से हमने एक प्रॉब्लम डिस्कस कर ली।
एक और प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं मिरर सिमेट्री पे। आराम से देखिए, थोड़ी 3D पिक्चर है। A hemispherical network of radius A is made by using a conducting wire of resistance per unit length R. Resistance per unit length स्मॉल r, ये यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस R है। फाइंड द इक्विवेलेंट अक्रॉस OP, O और P के बीच में। O और P दिख रहा है आपको? ये वाला पॉइंट हमारे पास O है, ये वाला पॉइंट हमारे पास P है। तो हमें O और P के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। तो O और P के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए, तो अब अपन सबसे पहले देखेंगे भाई सिमेट्री कैसे है। थोड़ी 3D पिक्चर आप आराम से देखिएगा, जल्दी समझ में आएगा। जैसे ही पहले आप एक ऐसी सिमेट्री रखोगे, थोड़ा सा आराम से देखिएगा मैं किस नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, आप 3D में ही सोचिएगा, ठीक है। इस तरीके के नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ। थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाता हूँ। ये मैं ऐसे रखूँगा तो मेरे पास काफ़ी कुछ सिमेट्री देखने को मिलेगी। कैसे रखा पता लगा आपको? तो इसका एक पार्ट ऑब्जेक्ट रहेगा तो एक पार्ट इमेज, ये पार्ट P से कहीं ना कहीं पास होते मैंने सिमेट्री बनाई, ठीक है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना A और D के बीच में, सिमिलरली ये वाला जो B और C के बीच में। अब देखो इक्विवेलेंट तो चाहिए मेरे को, आपके पास इक्विवेलेंट वाला जो पॉइंट है वो तो यहाँ आ गया O और P के बीच में। तो पहली चीज़ तो हमारी जो सिमेट्री है वो OP के परपेंडिकुलर है, ठीक है। अरे OP के परपेंडिकुलर आ रही है ना हमारे पास सिमेट्री, ठीक है। यदि O और P से पास होने वाले मिरर O और P से पास हो रहा है ना, और जब भी O और P से यानी कि जिन दो पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है वहाँ से पास होता है, तो अपन उन रेजिस्टेंस को उड़ा देते हैं जिसका आधा पार्ट ऑब्जेक्ट हो आधा पार्ट इमेज हो। तो A और D वाला रेजिस्टेंस सिंपली हट जाएगा और B और D वाला भी हट जाएगा। बाद में जब मैं मिरर की पोजीशन चेंज करूँगा और ऐसे रखूँगा, अब दोबारा देखिएगा कैसे रखने की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। आराम से देखिएगा। ऐसे रखेंगे अपन दोबारा, तो अगेन फिर से मेरे पास सिमेट्री आएगी, और इस बार वाली सिमेट्री भी आपके पास O और P से पास हो रही है, लेकिन इस बार C और D वाला और A और B वाला ये दो रेजिस्टेंस उड़ जाएंगे। इस तरीके से जो बेस पे रेजिस्टेंस थे ना 4, AD, DC, CB और BA, ये सब उड़ जाएंगे। और जो पार्ट बचेगा वो पार्ट बेसिकली इतना ही बचेगा। एक तो ऐसे बचेगा A, C और ये हमारे पास P, बढ़िया है। और जो दूसरा पार्ट है वो थोड़ा सा एंगल पे होते हुए जाएगा, मैं दूसरे कलर से ही दिखा देता हूँ। तो वो इस तरीके से हमारे पास आएगा, यहाँ पे B और यहाँ पे D। ये दो आपके पास टोटल 4 रेजिस्टेंस बच जाएंगे। और फिर से मैं जब इनको ज्वाइन करने वाले जो बीच के रेजिस्टेंस है वो भी बेसिकली बचेंगे, O वाले भी, O को ज्वाइन करने वाले इनके जो रेजिस्टेंस है ना ये भी तो बचेंगे। तो ये नेटवर्क हमारे पास बचेगा। अब आराम से देखिएगा, समझ आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये वो नेटवर्क बचेगा। अब आप इस नेटवर्क को कहीं भी एक जगह रखते हो, यदि जिन पॉइंट के बीच में निकालना है वहाँ से सिमेट्री पास हो रही सर्किट को फोल्ड कर सकता हूँ। जैसे ही सर्किट को फोल्ड करूँगा ये नेटवर्क इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक सिंगल बचेगा, ऐसे बचेगा, देखना A, C और P और O, हर एक जगह पे आपके पास वैल्यू अब आधी हो जाएगी। यहाँ जो भी वैल्यू थी मान लेते हैं R1, तो ये बन जाएगी R1/2, ये बन जाएगी R1/2। यहाँ वैल्यू मैं
R2 मान रहा हूँ तो R2/2 और ये भी R2/2 बराबर है। अब थोड़ा आप सीरीज पैरेलल का ध्यान रखिएगा कि यहाँ सीरीज, अब आप बोल दोगे O और P के बीच में चाहिए ना, तो ये दोनों आगे हमारे पास सीरीज में आ जाएंगे। अरे R1/2 और R2/2, तो मेरे पास बनेगा R1 + R2 / 2। उधर की साइड में उतनी बचेगा, तो ये वापस से पैरेलल जाएगा R1 + R2 / 2। तो दो इक्वल रेजिस्टेंस का पैरेलल कितना हो जाएगा, फिर इनका डिवाइड करेंगे तो बनेगा R1 + R2 / 4। अब R1 और R2 की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। देखना R1 R2 कैसे करेंगे, यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस R है तो मेरे को, और रेडियस कितनी स्मॉल है, तो रेडियस की टर्म्स में बात करनी है। अब जो R2 है, R2 की वैल्यू तो आप लिख सकते हो, R2 की जगह मैं लिख सकता हूँ लेंथ रेडियस की इक्वल है तो लेंथ स्मॉल है, और यूनिट लेंथ पर रेजिस्टेंस R है तो R लेंथ पे, ए लेंथ पे कितना हो जाएगा, A × R। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब R1 की कैलकुलेशन करेंगे तो R1 कितना होगा, A और P के बीच का रेजिस्टेंस था, A और P के बीच की लेंथ कितनी थी, वो लेंथ रहेगी हमारे पास, टोटल सरकमफ्रेंस होती है 2πr, उसका 1/4 करेंगे तो 2πr / 4 दैट इज़ πr/2। तो ये बनेगा πr बोले तो A/2, ये लेंथ × स्मॉल r, तो ये हमारा आंसर रहेगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब तक R इक्विवेलेंट निकालने की जो भी अप्रोच थी वो सारी अप्रोच हमने कैपेसिटर वाले सेगमेंट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम कुछ डिफरेंट अप्रोच की बात करेंगे जो कैपेसिटर वाले पार्ट में डिस्कस नहीं हुई, ठीक है, जो हमें करनी थी। तो उन अप्रोच की अब हम बात करते हैं। उनमें से एक होता है कि आप किरचॉफ सर्किट लॉ यूज़ करेंगे, करंट लॉ एंड वोल्टेज लॉ, इनकी हेल्प से भी आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव अप्रोच है क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं वो यहीं से डेवलप मतलब डिराइव हुई थी, ठीक है। हमने ऐसी एज इन शॉर्टकट उन्हें देखना शुरू कर दिया, वरना एक्चुअल चीज़ें यहीं से थी। एक बहुत ही प्यारे से एग्जाम्पल के साथ इस पार्ट को देखते हैं। ये एक सर्किट गिवन है और हमें बोला है कि A और B के बीच में इक्विवेलेंट निकालो, ठीक है। आराम से देखते रहिए। A और B के बीच वाले पार्ट की यदि हम बात करने जाऊँ तो यहाँ पे 5 / 2, 10 / 5, तो ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, अनबैलेंस है, ठीक है। और अनबैलेंस का भी एक स्पेशल पार्ट है कि यहाँ रेशियो इनवर्स है। यहाँ रेशियो आपके पास 1/2 है और उधर रेशियो 2/1 है, ठीक है, बिल्कुल इनवर्स के अंदर रेशियो है। इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अब कॉन्सेप्चुअली देखिए कि एग्जैक्टली हमने डिराइव कैसे किया था, सबसे पहले सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले, तो वहाँ से आपको और बढ़िया पता लगेगा। मैं ये बोलूँगा कि सपोज़ यहाँ पे मैं एक लगा रहा हूँ, बैटरी लगा दी मान लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाई है, ये लो एक बैटरी लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस बैटरी से कुछ करंट पास होगी। मान लेते हैं कि V वोल्ट की मैंने बैटरी लगाई है और उससे I करंट पास हो गई है। V वोल्ट की बैटरी लगी है, I करंट पास हो रही है, और यही बैटरी A और B के बीच में एक सिंगल रेजिस्टेंस हुआ। लेट्स सपोज दैट रेजिस्टेंस इज R, और यही बैटरी मैं लगा रहा हूँ V वोल्ट वाली, और यहाँ भी वही करंट I पास हो रही है। तो मैं बोल दूंगा कि यही R मेरे पास इक्विवेलेंट है। इस R की वैल्यू को यदि अभी कैलकुलेट करना है तो मैं सीधे लिख दूँ V = IR वाले फॉर्मूले से रेजिस्टेंस R कैन बी रिटर्न एज V करंट I आ जाएगा। तो मुझे V और I का रेशियो चाहिए। क्या चाहिए पता लग रहा है ना। जब भाई रेशियो ही चाहिए तो मेरा आंसर V पे डिपेंड तो नहीं करने वाला। V चेंज होगा तो I भी चेंज हो जाएगा, R तो नहीं उतना रहेगा। तो क्यों नहीं V की एक वैल्यू ले ली जाए। क्या कि वैल्यू लेने का बेनिफिट ये है
कि यहाँ पे एक वेरिएबल, ये जो आपका सिंबल है ना वो आगे पीछे दौड़ेगा, इक्वेशन सॉल्व करने में ज़्यादा वक्त लगेगा। तो मैं बस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से v की एक वैल्यू ले लेता हूँ, और मुझे लगता है कि v की वैल्यू 10 ले लेते हैं। आप कुछ भी ले सकते हैं, उससे आंसर पे बिल्कुल असर नहीं आएगा। ये बात समझ आ रही है ना? फिर हम इसे है ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से एक बार ट्राई करते हैं, आंसर आता है कि नहीं आता है। ठीक है, मान लेते हैं कि सपोज यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रही है, दैट करंट इज I1, और इधर एक करंट फ्लो हो रही है I2। तो ये जो I करंट जा रही है ये दो पार्ट में डिवाइड होगी, I1 और I2 में, बराबर है। तो इधर भी दो करंट मिल के कहीं ना कहीं I बननी चाहिए, हाँ या ना? ये दो मिल के I बनेगी, तो सिमेट्री की वजह से मैं बोल सकता हूँ इधर से यदि I1 फ्लो हुई है तो इधर से भी I1 ही होनी चाहिए, और इधर आपस I2 फ्लो हुई है तो इधर भी I2 ही फ्लो होनी चाहिए। अब मैं इसमें बोल सकता हूँ, देखना I1 आई, I2 उधर चली गई, तो नीचे क्या चली गई, I1 माइनस I2। अब सारे रेजिस्टेंस के अंदर करंट पता लग गई, तो आप चाहो तो पहले ही प्लस माइनस लिख सकते हो हायर लोअर पोटेंशियल, ताकि कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। और हायर लोअर आपके पास एज्यूम करंट के डायरेक्शन के बेसिस पे होता है रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ मेरे पास ये हायर, ये लोअर, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल, लोअर, हायर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और यहाँ पे आपके पास ये हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल आ गया। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे अब लूप लेता हूँ जिसके थ्रू ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, दो इक्वेशन अपन 1 बाय 1 इक्वेशन बनाते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना क्या लगेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं इक्वेशन बनाता हूँ, सबसे पहले छोटा वाला लूप ले लेता हूँ, प्यारा सा लूप। ठीक है, इस छोटे से प्यारे से लूप की बात करता हूँ। मैं क्या लिखूँगा, ऊपर से देखना 5 पोटेंशियल डिफरेंस की बात होगी, 5 मल्टीप्लाई विद करंट I1, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। आगे वाले में कितना रहेगा, 5 मल्टीप्लाई बाई I1 माइनस I2। आगे वाले में अब लोअर टू हायर जा रहा है तो मैं इसे नेगेटिव में लिखूँगा। क्या लिखूँगा, वो लिखूँगा 10 मल्टीप्लाई बाई I2। ये सब मिलके कितना होना चाहिए, 0। थोड़ा सा ब्रैकेट ओपन कीजिए, आपको और भी मज़ा मस्त मिलेगा। ये बनेगा 10 टाइम्स I1, माइनस का 5 I1 आएगा और आगे वाला 10, तो माइनस का 15 I2, ये मिलके कितना होगा, 0। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2 टाइम्स I1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स I2। एक इक्वेशन तो ये बन गई, इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। ठीक है, ज़रूरत पड़ने पे आप इसे काम में ले सकते हो। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं है ना? अब एक और इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये एक इक्वेशन तो आ गई, दूसरी इक्वेशन मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखना आप, इधर से घूम के आता हूँ ऐसे। अब ऐसे लिखेंगे तो इक्वेशन कैसे बनेगी, देखिए वो बनेगा 10 टाइम्स I2, 10 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I1, यहाँ पे 5 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I1। अब आप इधर बैटरी में लोअर टू हायर जा रहे हो तो माइनस का 10 इज इक्वल टू 0, ये बनेगा। ये क्या बन गया देख लेना, 2 टाइम्स I2 प्लस I1 इज इक्वल टू 2, ये बना है। एक काम कर लेते हैं, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके 2i की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो ये बनेगा 4 टाइम्स I2 और 2i की जगह लिख दूंगा 3 टाइम्स I2 और 2 मल्टीप्लाई विद 2 4, ये बनेगा। तो I2 की वैल्यू कहीं ना कहीं मेरे पास आ गई 4/7 एम्पियर। I2 मिल गया तो मैं सीधा ही बोल सकता हूँ I1 कितना होगा।
I1 रहेगा हमारे पास 3/2 मल्टीप्लाई बाई I2, दैट इज़ 4/7। ये तो ये बनेगा मेरे पास, ये 2 कैंसिल आउट, 6/7 एम्पियर। और जो यहाँ करंट फ्लो हो रही है आई, वो I1 प्लस I2 होगा। तो जो I की वैल्यू है दैट इज़ I1 प्लस I2, तो 4/7 प्लस 6/7, तो वो बनेगा 10/7 एम्पियर। कोई दिक्कत तो नहीं है। और जो रेजिस्टेंस R की बात कर रहे थे, रेजिस्टेंस R कितना होगा, वो होगा V/I। V की वैल्यू मैंने कितनी ली थी, 10, और ये कितने 10/7, तो कितना बनेगा 7 ओम। तो ये इफ़ेक्टिव रेजिस्टेंस रहेगा 7 ओम। समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत तो नहीं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक बिल्कुल ही डिफरेंट सेगमेंट है जिसे हम बोलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम। ठीक है, अभी अपन उसको डिस्कस करते हैं। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ ये क्या स्टेटमेंट है। सपोज़ ये एक नेटवर्क गिवन है और हमें चाहिए कि ये जो आपका 6 ओम वाला ही रेजिस्टेंस है, यहाँ से कितनी करंट पास हो रही है। लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ मैं A और इसका नाम दे देता हूँ B। तो A से B या B टू A कितनी करंट जाएगी, ये आपको बताना थ्रू दिस रेजिस्टेंस ऑफ 6 ओम। बराबर है। अब सुपरपोजिशन थ्योरम क्या बोलती है, वैसे ही सुपरपोजिशन इससे पहले भी आपने पढ़ी होगी 11th में। कहाँ पढ़ी होगी, लास्ट में जो आपका पार्ट रहा होगा ना वेव वाला, वहाँ पे यूज़ आई होगी। प्लस जो SHM वाला पार्ट है वहाँ भी आपने सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ की है। ठीक है, और इवन जो 12th वाला सेगमेंट है वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर इसकी बात करते हैं ना सुपरपोजिशन थ्योरम की। ठीक है, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट होता है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये बोलता है कि सपोज़ कोई एक पर्टिकुलर जो आउटकम आ रहा है वो अलग अलग इनपुट की वजह से आ रहा है। ठीक है, तो आप 1 बाय 1 इनपुट दीजिए, और जब एक इनपुट दे रहे हो तो बाकी इनपुट को आप हटाइए। ठीक है, तो एक एक करके आप इनपुट दीजिए और जो रेस्पॉन्स आ रहा है उनको आप कैलकुलेट कीजिए। और जो रेस्पॉन्स वाली क्वांटिटी है वो यदि आपके पास स्केलर क्वांटिटी है तो आप सारे रेस्पॉन्स का अलजेब्रिक एडिशन कीजिए, तो वही आंसर आएगा जब सारे जो इनपुट एक साथ लगेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट में उस चीज़ का कैसे सिग्निफिकेंस रहेगा, अब वो बात करते हैं। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम बात करेंगे जितने भी सोर्स हैं, एक से ज़्यादा यदि सोर्स है तो आप एक सोर्स के अलावा बाकी सारे सोर्स को उनके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो और आप रेस्पॉन्स को कैलकुलेट कर दो। 1 बाय 1 ऐसा करते रहिए और बाद में अलजेब्रिक एडिशन कीजिए। अब इस एग्जांपल से देखिए, दो सोर्स है, एक ये 12 वोल्ट वाली बैटरी और एक ये 24 वाली। तो मैं सबसे पहले 12 वोल्ट की वजह से देखता हूँ रेस्पॉन्स क्या रहेगा। तो मेरा नेटवर्क कुछ ऐसा रहेगा कैलकुलेशन के लिए। ये 12 वोल्ट वाली बैटरी है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये वाला वो रेजिस्टेंस है जिसके अंदर से मेरे को करंट कैलकुलेट करना है। मैं A और B लिख देता हूँ, और इधर वाला जो बैटरी है उसको मैं इंटरनल रेजिस्टेंस से हटा देता हूँ। तो बैटरी वाला पार्ट चला गया, सीधा इसका जो रेजिस्टेंस वाला पार्ट है मैं वही लिख रहा हूँ। रेजिस्टेंस वाला पार्ट कितना है, 6। अब चेक करता हूँ कितनी करंट फ्लो होगी। अब देखते रहिए, सबसे पहले मैं बोलूँगा ये वाला 6 इस 6 के साथ पैरेलल में आ गया, तो 6 और 6 का पैरेलल कितना हो जाता है, 3, और वो 3 इस 3 के साथ किस में चला जाएगा, सीरीज में। 3 और 3 का सीरीज कितना हो जाएगा, 6। 12 डिवाइड बाई 6 2 ओम, तो यहाँ से 2 एम्पियर करंट जाएगी और आगे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी इक्वल रेजिस्टेंस की वजह से, 1 ओम 1 ओम। तो एक बैटरी का मैंने आउटकम देख लिया। जब 12 वोल्ट वाली बैटरी दे अकेले हो, दूसरी बैटरी काम ना करे, हटाई नहीं है मैंने बैटरी को, अब इस बात का ध्यान रखिए उसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी भी है।
मैंने सिर्फ उस सोर्स को उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस किया है। तो अभी पहले पार्ट ऐसा करने पे पता चल रहा है कि ए से बी की तरफ करंट जाएगी और कितनी करंट जाएगी, वो करंट जाएगी मेरे पास 1 एम्पियर। बहुत बढ़िया। अब ये हमने जो काम 12 वोल्ट वाली बैटरी के साथ किया है वही 24 वाली बैटरी के साथ करेंगे। तो अब ये नेटवर्क कुछ ऐसा कन्वर्ट होगा, देखते रहिए। ये वाली बैटरी एज इट इज़, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बस 12 वोल्ट वाली को मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस से हटा दिया है। 6 6 3 24। अब देखो 3 और 6 का पैरेलल कितना हो जाएगा। तो 3 और 6 के यदि मैं पैरेलल की बात करूँगा तो वो आएगा 2 और ये 6 सीरीज में चला जाएगा। तो कितना बनेगा 8। 24 डिवाइड बाई 8, 24 डिवाइड बाई 8 तो 3। तो 3 एम्पियर करंट ऐसे आएगी। और अब ये 3 एम्पियर दो पार्ट में डिवाइड होने जिससे पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल रहे। तो इधर जाएगी मेरे पास 2 एम्पियर, जाएगी कि नहीं जाएगी, और इधर की तरफ जाएगी 1 एम्पियर। जहाँ रेजिस्टेंस कम होगा वहाँ करंट ज़्यादा जाएगी, है ना। तो 1 एम्पियर इधर और 2 एम्पियर इधर। तो दूसरी बैटरी बोल रही कि हमारे पास, देखते रहना, दूसरी बैटरी के अकॉर्डिंग 1 एम्पियर करंट जाएगी बी से ए की डायरेक्शन में, 1 एम्पियर, हाँ है ना। अब आप दोनों का जब रिजल्टेंट देखोगे, ये बोल रहा है 1 एम्पियर नीचे, ये बोल रहा है 1 एम्पियर ऊपर, तो दोनों का रिजल्टेंट कितना बोल रहा है 0। इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जाएगी। समझ में आ रही बात आपको। इस ब्रांच से, ए बी ब्रांच से कोई करंट पास नहीं होने वाली है। ए बी से कोई करंट पास नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ कुछ और, ज़रूरी नहीं कि आंसर 0 है, कुछ और भी आ सकता है। मैं बस ये बता रहा हूँ कि सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है और उसे किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। अब आपके दिमाग में एक और थॉट आया होगा कि अजीबोगरीब थ्योरी अभी भी अपन बीच में कहाँ पढ़ रहे हैं। अभी तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, अचानक से ये बीच में कहाँ आ गया, ठीक है। तो मैं इसकी हेल्प से भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सॉल्व करने वाला हूँ। अच्छा, एक और इसके साथ ही मैं अटैच एक और बात कर लेता हूँ। जो आप इस तरीके से बात करते हो ना, ये जो आप सेल की बात करते हो कि ये हमारा एक सेल होता है, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ये बेसिकली एक वोल्टेज सोर्स है। क्या है? वोल्टेज सोर्स। एक और सोर्स होता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम डिस्कस नहीं करते, लेकिन अभी उससे मेरे को जल्दी समझ आएगी, इसलिए मैं अभी उसी की बात करता हूँ, जिसे मैं बोलता हूँ करंट सोर्स। डायग्राम वाइज उसे इस तरीके से दिखा देते हैं, ठीक है। इसे हम बोलते हैं करंट सोर्स। करंट सोर्स बेसिकली वोल्टेज सोर्स को ही करंट सोर्स में कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ वोल्टेज सोर्स के अंदर यदि मैं ए बी, ये इस वोल्टेज सोर्स के टर्मिनल, इंटरनल रेजिस्टेंस 0 मान के चलता हूँ, तो उस केसेस में बोल सकता हूँ कि ए और बी जहाँ कनेक्ट होंगे उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही होगा जितना इस सेल का ईएमएफ है। यदि इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं हो तो मैं उस केसेस की बात कर रहा हूँ, आइडियल सेल की। सिमिलरली जो करंट सोर्स है वो करंट मेंटेन करेगा। सपोज यहाँ आई एम्पियर करंट जा रही है और जहाँ भी आपने इस पार्ट को लगा दिया, ए बी बीच में वायर में लगा दिए, तो उस वायर से आई एम्पियर करंट पास होने लग जाएगी। मैं ये आइडियल सिचुएशन डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे आइडियल सेल क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है जहाँ पैरेलल में लगा। वैसे ही करंट सोर्स यदि आइडियल लेके चल रहा हूँ तो जहाँ वो कनेक्ट हुआ जिस ब्रांच में, वहाँ करंट को मेंटेन करेगा। ये पोटेंशियल को मेंटेन करता है और ये करंट सोर्स करंट को मेंटेन करेगा। यहाँ तक स्टोरी में कोई दिक्कत तो नहीं है ना।
इस पूरे चैप्टर के सबसे मज़ेदार सेगमेंट को डिस्कस करेंगे। ये आपको मतलब मज़े आ जाएंगे इस टॉपिक के बाद में, ठीक है। यह है इनफाइनाइट नेटवर्क प्रॉब्लम। इस टाइप की प्रॉब्लम को देखना, और फिर अभी अपन ने जो रिसेंटली सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ा है ना, उसको यूज़ करते हुए आंसर निकालेंगे। यहाँ पे क्या गिवन, एक एग्जांपल को देखिएगा। ये दिया है कि एक नेटवर्क है यहाँ पे रेजिस्टेंस का, ठीक है, यानी कि ये रुक नहीं रहा, ये पूरा जैसे जाली होती है ना नेट, उसी टाइप का यहाँ है। और आपको चाहिए ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा और ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कितना होगा। मैं सबसे पहले ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट निकालता हूँ, बाकी पार्ट बाद में निकालता हूँ। यहाँ ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक हेक्सागोनल साइड में लगे हुए हैं और वो रुकने के नाम ही नहीं ले रहे। एक पैटर्न बना हुआ जैसे दीवार पे बने होते हैं ना, ब्रिक्स वाली जो दीवार होती है, वहाँ ब्रिक्स की वजह से एक पैटर्न बन जाता है। वही चीज़ यहाँ पे हेक्सागोनल के फॉर्म में पैटर्न बने हुए हैं, ठीक है, जैसे फुटबॉल पे होते हैं। अब मुझे ए और बी के बीच में चाहिए। देखना मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ, आराम से देख लीजिएगा। ये पूरा इसी प्लेन पे पूरा नेटवर्क है, इनफाइनाइट तक जाके रुक रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक करंट सोर्स लगा रहा हूँ, देखते रहिएगा, इस तरीके से करंट सोर्स लगा रहा हूँ। और इस करंट सोर्स का एक पॉइंट मैंने ए पे कनेक्ट किया है और दूसरे पॉइंट को मैंने ग्राउंडेड कर दिया है। समझ में आ रही बात? अगर कोई दिक्कत तो नहीं। मान लेते हैं इसमें आई एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। ये जो ना पूरा इस कलर से दिखा ना, ये पूरा इसके परपेंडिकुलर है, यानी साइड से आके ए पे करंट आ रही है। तो ए पे जैसे ये करंट आई है ना, ये करंट अब हर जगह चारों तरफ नेटवर्क एक जैसा है, तो ये आई करंट जो आई है वो 3 पार्ट में डिवाइड होगी और ड्यू टू द सिमेट्री तीनों पार्ट में इक्वल जाएगी। तो I/3 इधर जाएगी, I/3 इधर जाएगी और I/3 इधर जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यही करंट आगे जाके 2 और पार्ट में डिवाइड होगी, ये वाली करंट भी आगे जाके 2 और पार्ट में डिवाइड होगी, I/6 और इधर भी I/6 बराबर है। सिमिलरली यहाँ भी आप बोल सकते हो I/6, I/6। यहाँ भी आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दोगे और ये फर्दर आगे जाके और 2 पार्ट में डिवाइड होगी। इस तरीके से आप जितना इस ए पार्ट को सेंटर मानते हुए ए से जितना दूर जाओगे, करंट की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, क्योंकि वो और पार्ट में डिवाइड हो रही है। अब इस पार्ट को ऐसे सोचो जैसे एकदम प्लेन फर्श है और मैं वहाँ पे थोड़ा सा पानी गिराता हूँ, तो पानी हर एक डायरेक्शन में धीरे धीरे दूर जाता है। बिल्कुल उसी पैटर्न में करंट ए पॉइंट से रेडियली आउटवर्ड दूर जा रही है थ्रू दीज ब्रांचेज। यहाँ तक स्टोरी में कोई दिक्कत नहीं है ना, बहुत बढ़िया ना। करंट देखते रहिए। अब मैं बोल रहा हूँ कि इसी नेटवर्क के अंदर, ठीक है, इसी नेटवर्क में दोबारा कर रहा हूँ, देखिएगा आप एक सेकेंड, ठीक है। तो इसी नेटवर्क को मैं यहाँ दोबारा बना रहा हूँ। ये ठीक है, इसी नेटवर्क के अंदर अब मैं जो बी पॉइंट है ना, बी पॉइंट पे मैं आपके पास एक करंट सोर्स लगा रहा हूँ और थोड़ा एरो पे ध्यान दीजिएगा। मैंने इस बार करंट के डायरेक्शन को ऐसे रख रहा हूँ और सेम आई एम्पियर का करंट लगा रहा हूँ। दूसरा एंड मैंने ग्राउंडेड कर दिया, बढ़िया। यानी कि इस बार बी पॉइंट से करंट बाहर निकल रही आई, तो ये बी पॉइंट पर करंट आएगी किधर से? इधर से ही तो आएगी, 3 पार्ट से, और तीनों पार्ट सिमेट्री की वजह से आइडेंटिकल होंगे। तो I/3, 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 ठीक है। ये करंट आगे और पार्ट से डिवाइड होकर आएगी, तो I/6, I/6। सिमिलरली इधर भी आप बोल सकते हो I/6,
आई डिवाइड बाई 6। इधर भी दो पार्ट मिल के बनेगी, बहुत बढ़िया। मैंने पिछली बार जो यहाँ लगाया, यहाँ देखिएगा, यहाँ ए पे जो करंट सोर्स लगाया है वो ए पे करंट सप्लाई कर रहा है, तो ए से करंट रेडियली आउटवर्ड जाएगी। और दूसरी बार में जो करंट सोर्स है जो बी पे लगाया है, यहाँ से करंट एक तरीके से बी को सेंटर मानिए, तो रेडियली इनवर्ड करंट का फ्लो हो रहा है, बराबर है। अब मैं बोल रहा हूँ कि दोनों को एक साथ किया जाए। अब दोनों बैटरी दी एक साथ लगा दी जाए, यानी कि दोनों जो करंट सोर्स है, एक करंट सोर्स जो ए को करंट सप्लाई करेगा और दूसरा जो बी से करंट बाहर लेगा, दोनों एक साथ अप्लाई किए जाए। और दोनों ग्राउंडेड है तो एक तरीके से दोनों आपस में जुड़ ही गए। इस सिचुएशन में क्या होगा, दोनों से जो मैंने सेपरेट आंसर निकाले ना, उन दोनों का एडिशन कर दो। तो अब ए और बी के अंदर करंट देखो, पहला बोल रहा है कि ए टू बी जाएगी आई बाई 3। देखिए यहाँ यही बोल रहा है, ए से बी करंट फ्लो होगी आई बाई 3, और ये भी बोल रहा है ए से बी ही फ्लो होगी और आई बाई 3 होगी। तो आई बाई 3 और आई बाई 3 मिलके कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 आई बाई 3, यही होगा। यानी कि अभी हालात ये है कि ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू कैपिटल आर है, और यहाँ पे एक करंट फ्लो हो रही है दैट इज़ 2 आई बाई 3, और ए पे जो करंट आ रही है वो है आई, और बी से जो बाहर जा रही है वो भी है आई। और जो बाकी जो रिमेनिंग सर्किट है उसका मैं इक्विवेलेंट मान लेता हूँ कुछ होगा, वो इक्विवेलेंट लेट सपोज एक्स है। तो इक्विवेलेंट ए और बी के बीच में है ना, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस को छोड़ के बाकी सब का इक्विवेलेंट लिख दिया। अब थोड़ा सा देखिए, ए पे करंट आई है आई, एक साइड में गई है 2 आई बाई 3, तो दूसरे साइड में कितनी जाएगी, दूसरे साइड में जाएगी आई बाई 3, इतनी जाएगी। अच्छा देखो, दोनों पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होगा, जहाँ करंट ज़्यादा है वहाँ रेजिस्टेंस कम होगा, और जहाँ करंट कम है वहाँ रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इधर करंट आधी है तो रेजिस्टेंस डबल होगा, तो ऊपर वाले x की वैल्यू को मैं लिख सकता हूँ इट मस्ट बी ट्वाइस ऑफ r। ये मेरा आंसर नहीं है, आंसर तो x और r का सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो ट्वाइस ऑफ r और r, इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास 2r डिवाइड बाई 3। तो ये r इक्विवेलेंट आ गया a और b के बीच में। बिल्कुल सिमिलर तरीके से मैं a और c के बीच में भी निकाल सकता हूँ। चलो a और c के बीच में निकाल लेते हैं। इस टाइप की बाकी प्रॉब्लम फिर आप सॉल्व करना, ठीक है। तरीका वही रहेगा, मैं सबसे पहले ए पे एक मैंने करंट सोर्स के थ्रू करंट भेज दी, आई भेज दी, और करंट सोर्स का दूसरा सेगमेंट मैंने ग्राउंडेड कर दिया। अब ये आई करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी देखते रहना, आई बाई 3, इधर भी आई डिवाइड बाई 3, फिर आगे आई डिवाइड बाई 6, इधर की साइड में आई डिवाइड बाई 6, यही नज़ारा है। दूसरे केस के अंदर मतलब इसी प्रॉब्लम के अंदर एक और बैटरी लगाता हूँ और इस सी से करंट को बाहर लेगी, आई एम्पियर करंट को। देखना डायग्राम में कैसे होगा, ये जाएगा इधर आई डिवाइड बाई 3, इधर से आएगी आई डिवाइड बाई 3, और इधर से भी आएगी आई डिवाइड बाई 3। तो पीछे से कितनी आएगी, आई डिवाइड बाई 6, इधर से आई डिवाइड बाई 6। अब यहाँ देख लीजिए दोनों एक साथ कनेक्ट कर गए तो क्या होगा, ऊपर वाला पहला बोल रहा है कि ए से बी में कितनी करंट जाएगी, ए टू बी में आई बाई 3, और डायरेक्शन ए टू बी, ये बोल रहा है।
I/3 और डायरेक्शन A to B, और ये क्या बोल रहा है A to B और I/6। तो यहाँ जो टोटल करंट जाएगी वो जाएगी आपके पास I/3 प्लस I/6, यही जाएगी। बहुत बढ़िया। अब दूसरे पार्ट को देखो, दूसरे ब्रांच की बात करते हैं, BC ब्रांच में। ये बोल रहा है I/3 और वो बोल रहा है I/6, दोनों B to C बोल रहे हैं, तो B to C उतनी जाएगी I/3 प्लस I/6, है ना। अब यहाँ लिखता हूँ मैं, देखना A और यहाँ पे C, बीच में हमारे पास B, एक रेजिस्टेंस ऐसे आएगा, एक इधर आ जाएगा B और C के बीच में, दोनों की वैल्यू R। ठीक है, यहाँ जो करंट फ्लो हो रही वही करंट यहाँ जाएगी I/3 प्लस I/6, यही बात आ रही ना। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, ये आपके पास I/2 इतनी आ जाएगा। देखिए I/3 प्लस I/6 को ऐड करेंगे तो इधर भी I/2, यानी कि पीछे से जो करंट आ रही है, A पे करंट आ रही है I और B से करंट जा रही है I, लेकिन A पे जाके इधर आपस I/2, रिमेनिंग पार्ट को मैं सर्किट का इक्विवेलेंट X मान लेता हूँ। ठीक है, ऊपर I/2 चाहिए तो नीचे भी मेरे पास I/2 ही जाना चाहिए, हाँ ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऐसी बात है तो फिर X की वैल्यू भी ऊपर वाले A और C के बीच में जो इक्विवेलेंट है वही आनी चाहिए। A और C के बीच में तो R और R का ट्वाइस ऑफ R है, तो इधर भी ट्वाइस ऑफ R रहेगा। फिर इफेक्टिव कितना आ जाएगा A और C के बीच में, वो 2R और 2R का रिजल्टेंट, दैट इज़ R।